हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ग्रेविटेशन पहले पढ़ा दीजिए, ग्रेविटेशन पढ़ा दीजिए, क्योंकि वहाँ से सवाल आते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप लोगों की अगर डिमांड है कि ग्रेविटेशन पहले पढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशन का वीडियो अब आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ग्रेविटेशन चैप्टर की। आपको समझ में आए या ना समझ में आए, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की कि ग्रेविटेशन है क्या। ठीक है ना बाबू साहब, आप थोड़ा किनारे हो जाइए तो मैं यहाँ से ऐसे रख के लिख लूँगा। ठीक है, अब देखो बाबू, हमें समझना है आप लोगों को कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा, न्यूटन साहब ने बेसिकली इस चैप्टर का जो शुरुआत हुआ था न्यूटन की वजह से हुआ था। तो न्यूटन ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि जो ग्रेविटेशन है, इस चैप्टर की शुरुआत हुई न्यूटन की वजह से। ठीक, न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, किसी न किसी फोर्स से। तो उस फोर्स को ही नाम दे दिया गया ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है? बेसिकली ग्रेविटेशन इज द फोर्स। बात समझिए क्या है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज द, समझ गए कि ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स by which any two bodies in the universe attract each other. Universe attract each other. बात समझ में आ गई कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तो जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं उस फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग न्यूटन ने एक नियम भी दिया था। उस नियम को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहीं पर अब आप समझ लो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है ना, तो अब आप लिख लो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बात बताई कि व्हेन टू बॉडी, जैसे सपोज एक बॉडी ये है और दूसरा बॉडी ये है, इसका सेंटर ये है और इस बॉडी का सेंटर ये है। ठीक, इसको दोनों को जोड़ने वाली लाइन, इन दोनों बॉडीज को सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, ये बॉडी है, इसके सेंटर को इसके सेंटर से कनेक्ट करने वाली ये लाइन है, यानी दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर का बीच का डिस्टेंस r। सपोज दिस बॉडी का मास m1 है, मास ऑफ दिस बॉडी इज m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये किसने दिया था? याद रखना, ये न्यूटन ने दिया था। तो ये न्यूटन के नाम से जाना जाता है, यानी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ में न्यूटन साहब ने ये बताया कि जो दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती फोर्स लगता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो इन दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करने के बाद हमारा बनेगा कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का बच्चों साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है कैपिटल G, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन के हिसाब से कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी अगर है तो इस अमाउंट ऑफ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, यानी कि m1 मास वाला ऑब्जेक्ट भी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है इस डायरेक्शन में, और m2 मास वाला भी इस बॉडी को अपने डायरेक्शन में खींचता है। ठीक है ना, यानी बोथ द बॉडी ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। विद द फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसमें किसी भी बालकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम बच्चों आप लोगों को बात करेंगे कि जब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया तो इस कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है और इस कैपिटल जी को कहते क्या है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूले में देखा कि F बराबर क्या है, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वे दिस कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज रिटेन एज 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको लिख दिया, आप समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, और इस कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है ये भी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए कि 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर, इसमें माइनस लगा दिया। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें, यानी डायमेंशंस की बात करें, विमा है ना, डायमेंशन का मतलब विमा, इसका डायमेंशन की बात करें जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायमेंशन को कहते हैं हम लोग हिंदी में विमा कहते हैं। तो इसका विमा जो होता है m-1 l के पावर 3 t पावर -3 t के पावर -2 t के पावर -2 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, -2 ये। ठीक, डायमेंशन अगर आपको कभी निकालना है तो आप इस यूनिट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बगल में मीटर स्क्वायर है। तो देखो न्यूटन के बाद में मीटर स्क्वायर और केजी के पावर -2 है, तो हमने लिख दिया केजी के पावर -2। अब इसको अरेंज करो तो देखो केजी यहाँ भी है, केजी यहाँ भी है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर -2, तो जब केजी के पावर कितना बचेगा, केजी के पावर -1 आ गया। यहाँ मीटर के पावर 1 है, मीटर के पावर 2 है, तो मीटर के पावर कितना आ गया, मीटर के पावर 3, और सेकेंड के पावर कितना आ गया, सेकेंड के पावर -2। ठीक, तो केजी मतलब केजी के रिफरेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, m यूज करते हैं, पावर में -1 लगा है, -1। मीटर के रिफरेंस में क्या यूज करते हैं, l, तो l पावर में 3, सेकेंड के रिफरेंस में t पावर में -2। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कभी डायमेंशन इक्वेट करने में, तो यूनिट को आप क्या करेंगे, इस फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे और उस फंडामेंटल यूनिट के जब हमारा निकल आएगा तो हम डायमेंशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और इसके लिए हमने आपको जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस बना के बारे में हमने आपको बताया, वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो कैपिटल जी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। यहाँ पर किसी भी बालक को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहीं पर 1-2 चीज़ें और है जिसके बारे में हमें आपको बताना है, ठीक है, यहीं पर 1-2 बातें और हैं। तो ये सब बेसिक है। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पता चल गया, ग्रेविटेशन का पता चल गया। ठीक, यहाँ पर एक टर्म और है जिसे हम लोग ग्रेविटी के नाम से भी इस चैप्टर में जानते हैं। क्या है, ग्रेविटी। ठीक, कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है ये समझो। ठीक, जिसको हम लोग गुरुत्व बल भी बोलते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी एक तरीके का ना बेटा, ये भी स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अर्थ एंड डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, अर्थ के रिफरेंस में। कि देखो जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये क्या है बच्चा, ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ के किसी भी बिल्डिंग के पे आप खड़े हो, अब बिल्डिंग पर खड़े होकर एक बॉडी को छोड़ते हो, तो ये बॉडी किधर भागता है, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि छोड़ने के बाद बॉडी एयर में नहीं रुकता, बल्कि ये नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो अर्थ जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली उसे ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविटी क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडीज विच आर लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं अर्थ एंड अदर बॉडीज, या सिंपली आप अदर बॉडीज लिख दो, अदर बॉडीज, ठीक है, कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन अर्थ एंड फॉर अदर बॉडीज। तो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, सिंपली इसको ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया। ग्रेविटी को सिंपली बेटा हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, ये समझ लो। ग्रेविटी को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो इस फोर्स को इक्वेट करने के लिए जो जनरल फार्मूला है, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ये टर्म यूज करते हैं जी। इस जी को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिटेन एज एम इंटू जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिटेन एज एम इंटू जी। अब बात आती है कि सर ग्रेविटी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, एंड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मली एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल जी से, तो हमारा फोर्स बन गया एम जी, और ये हमारा बन गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये है क्या, ये किस तरह का एक्सेलरेशन है। तो इस चीज़ को समझते हैं हम आप लोग कि देखो बेटा, अब समझ लेना ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस चीज़ को समझो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। अगर हम किसी बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से रिलीज करते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यस और नो, यस और नो, बढ़ी ना। और जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पर आया, कहाँ पर आया, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर आया, तो यहाँ पर किसी न किसी वेलोसिटी के साथ कोलाइड करेगा। तो अब देखो 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी गेन करने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुमने कहा यस सर बिल्कुल आ रहा है, ठीक। सपोज दैट कि u से v होने में कितना टाइम लगा, t टाइम। तो जनरली हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ते हैं कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम हमारा t, यस और नो। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा u टू v होने में, t लगा, तो टाइम इंटरवल हमारा t हो गया। तो रिजल्ट में क्या आया वैसे, v बाई टी, यही आया ना। तो इस सिचुएशन में यानी इन द केस ऑफ फ्री फॉल, समझो ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, ये एक स्पेशल केस है कि किसी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा हो, स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है, फ्री फॉल। फ्री फॉल करने का मतलब कि किसी भी बॉडी को एक सर्टेन हाइट पे ले जाके छोड़ देना, मतलब जस्ट लाइक दिस, ये हमने पकड़ा हुआ है, अभी इसको छोड़ दिया। तो जब छोड़ा तो 0 वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी गेन करेगा अर्थ से कोलाइड करने में, टकराने में, है ना। तो 0 वेलोसिटी से जो वेलोसिटी गेन किया है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो कुछ तो ड्यूरेशन लगा, ठीक है। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है, इसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बात समझाई। या ये कह लो कि जब किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं, रिलीज करते हैं, तो जिस रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जिस रेट से, ठीक है ना, फ्री फॉल करते हुए बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली
फॉलिंग बॉडी, ठीक है ना, कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, लिख लो आराम से कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया कि सपोज कि एक बॉडी सर्टेन हाइट से, मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है बेटा, ग्राउंड लेवल से h है, और h हाइट से रिलीज किया गया, फ्री फॉल करना शुरू हुआ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अर्थ पे जब कोलाइड हुआ t टाइम लेटर उसकी वेलोसिटी v, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से v/t आया। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया यही g बराबर v/t। तो ये जो एक्सेलरेशन है जो अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है बॉडी, उसके लिए ये जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल से जो रिजल्ट निकला v/t, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझा गई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं जिसे कि आप लोग नोट करके रखना है और याद करके रखना है। क्या है, समझो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, इसको ये बेटा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समटाइम्स इसको राउंड ऑफ करके हम लोग कितना लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन इतना ही होता है। अब एक बात समझना कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू अपने आप में, स्टैंडर्ड वैल्यू है। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है अपने आप में। ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब हम आपको बताएंगे कि जो वैल्यू ऑफ जी है ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, कि जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये केवल अर्थ सरफेस के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, जबकि अर्थ के सरफेस पर भी इक्वेटर पर अलग होता है, पोल के तरफ जैसे जैसे बॉडी बढ़ता है अलग होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि जो जी है ये ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो जी की वैल्यू है ये हमारी चेंज होती है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को बात करने से पहले हम आपको, ठीक है ना, कि किन किन फैक्टर्स पे हमारा जी डिपेंड करता है, इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कैपिटल जी जो हमारा था, जो हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा, ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल जी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ी स्मॉल जी, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, और ये रिलेशन बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, और ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ का टोटल मास इज एज्यूम्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और सपोज कि अनदर बॉडी इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये यहाँ पर एक m मास का बॉडी रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारा फोर्स लगेगा दोनों बॉडी के बीच में, यानी अर्थ एंड दैट बॉडी विच आर लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यस और नो, लगेगा। अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी,
कि अगर ये बॉडी जब सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना काम करता है जी, यानी 9.8, वो अलग बात है, लेकिन जी लिखते हैं उसको। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी इस बॉडी को सेंटर की तरफ किस फोर्स से खींचा जा रहा है, mg फोर्स से खींचा जा रहा है, तो हमने लिख दिया mg। ठीक, दिस इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में इक्वेट करें, ठीक, इक्वेट करें आपस में इन दोनों को, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू बराबर, तो दोनों वैल्यू में एक चीज़ कॉमन है, मास और मास। तो हमारा बचेगा क्या, केवल ये बचेगा कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये है कैपिटल G और स्मॉल g का रिलेशन, ठीक है ना। इसी फार्मूले का यूज करके क्या इक्वेट किया गया, ये वाली वैल्यू इक्वेट की गई है। याद रखना बेटा, अगर इसको रैंडम तरीके से हम लिखे फॉर एनी प्लैनेट, ठीक है, बात समझना, फॉर एनी प्लैनेट की अगर हम बात करूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं फॉर एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के लिए या किसी भी बॉडी के लिए अगर हमें उसके सरफेस पर जी का वैल्यू इक्वेट करना है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उस प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर, इस फार्मूले से हम लोग इक्वेट करते हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अब बहुत अच्छे से समझना है इन चीज़ों को, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, ये याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने बताया। अब देखो आगे, अब जब अर्थ पर निकाला गया, ठीक है ना, बात समझो कि अर्थ के रिफरेंस में जब हमने जी इक्वेट किया तो हमारा आएगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक, किसी प्लैनेट की अगर बात करेंगे तो उस प्लैनेट के लिए कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, या अगर जैसे मान लो मून पे इक्वेट करना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखो इनके ये हमारा किसके लिए है बेटा, ये हमारा मून के लिए है, और ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा अर्थ के लिए है। ये हमने किसके लिए लिखा है, ये किसी भी प्लैनेट के लिए है ना, कोई भी प्लैनेट हो, कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ ही हो। अर्थ के सेंस में हम मास ऑफ अर्थ मतलब ये सिंबल यूज करते हैं। तो जब इस वाले जी में और इस वाले जी में रिलेशन इक्वेट किया गया तो पता है आपको क्या मिला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है दिस इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक, इतना निकला, समझ में आया। ये यानी कि मून पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1/6 टाइम है, यानी 6 टाइम्स कम है अर्थ के ग्रेविटी के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया, ये बात आप समझो। अब हम यहीं से आप लोगों के बारे में बताते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों को बहुत अच्छे से हमने समझा दिया। जितना हमने आपको चीज़ें समझा दी हैं उतनी सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से नोट करके रखेंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, ज़रा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब हम बेटा आपको लेके चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र हमने यहाँ पर किया था कि जी हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, इतना तो निकल आया, लेकिन जी हमारा वेरिएबल होता है। किन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जी को हमारे इफेक्ट करते हैं। तो आओ अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी। किसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमारे इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इफेक्ट करते हैं। तो आओ लिखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू में वेरिएशन। सबसे पहला वेरिएशन हम आपको बताते हैं ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट का मतलब हाइट के जगह आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, ड्यू टू एल्टीट्यूड, ठीक, हाइट की वजह से। अब इस चीज को समझने के लिए मान लो कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ, तो दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ,
और एज्यूमिंग दैट कि ऑल मास ऑफ द अर्थ इज concentrated at the center of earth. This is the radius of earth, RE. Suppose a body of mass small m is lying on the surface of earth, and this body having mass small m. ठीक इस प्लेस पर है, तो ये सरफेस पर है, और फिर इस बॉडी को उठा के किसी सर्टेन हाइट तक हम ले गए। इस बॉडी को उठा के हम कहाँ तक ले गए बच्चों? किसी सर्टेन हाइट तक ले गए, मान लो यहाँ तक हम ले आए। अब दिस बॉडी इज एट दिस प्लेस, ठीक। ये डिस्टेंस कितना हो गया सरफेस ऑफ अर्थ से? दिस इज इक्वल टू h। तो अब इस पॉइंट पर हमारा g की वैल्यू क्या होगी? अब सपोज एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ g बिकम्स g डैश, तो ये g डैश कितना होगा ये हमें इक्वेट करना है। तो देखो भाई, जब इतना हम लोग समझ गए तो समझो कि अगर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर है तब कितना होगा कि व्हेन body of mass small m is placed on earth surface, तो g का वैल्यू कितना होगा अर्थ के सरफेस पर, ठीक है ना। तो g का वैल्यू होगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यस और नो? तुमने कहा बिल्कुल सर इतना ही होगा। क्या हम इसको इक्वेशन 1 मान ले? तुमने कहा यस सर बिल्कुल आप इसे मान लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना कि अगर बॉडी हमारा सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना ही होगा, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया है उसके एक अप्रोच के हिसाब से होगा ना। क्योंकि हमारे जी इस वाले फार्मूले में हमने आपको क्लियर कर दिया कि जो जनरल फार्मूला हमारा जी का होता है, जी कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, उसी सेंस में ये होगा। अब जब बॉडी h हाइट अबव है, व्हेन बॉडी h हाइट अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो सेंटर से डिस्टेंस है अब कितना हो जाएगा? अब सेंटर से डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, खुद ही देखो अब भाई सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस आ रही है और ये डिस्टेंस h है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अब हमारा जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? दिस डिस्टेंस बिकम RE प्लस h, दिस डिस्टेंस बिकम RE प्लस h। तो अब हमारा जो उस सरफेस पर उस पर्टिकुलर h हाइट पर चला गया, तब हमारा g सपोज बिकम्स g डैश, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी RE प्लस h का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी GME है और इक्वेशन 1 में भी हमारा GME है, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो जाएगा। अब जब रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हमारे पास बचेगा कुछ ऐसा कि G डैश अपॉन G इज इक्वल टू, ठीक, क्या बचेगा ध्यान देना, यहाँ बचेगा RE प्लस h का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा बेटा RE स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, यानी इसको आप ऐसे अब लिख सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना यहाँ पर कि G डैश इज इक्वल टू, इस G को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यानी कि RE डिवाइडेड बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा ये फार्मूला बना G इक्वेट करने के। ये क्या बना? ये हमारा बेटा फार्मूला बना G इक्वेट करने का। कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो, इसका कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये याद रहे ये बेटा h है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को RE से डिवाइड कर दे तो ये इक्वेशन हमारा कैसा बन जाएगा? ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा कि G डैश इज इक्वल टू G 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE, ठीक, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था। न्यूमरेटर को RE से डिवाइड करेंगे तो RE अपॉन RE क्या बन गया? 1। डिनोमिनेटर में RE प्लस h है, RE डिवाइडेड बाई RE 1 प्लस h अपॉन RE, h अपॉन RE बच गया।
ठीक, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये है ना। तो इसको हम लिख दिए। अब सबको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में पावर 2 है और इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाके लिखें, इस टर्म को कहाँ ले जाके लिखें, न्यूमरेटर में ले जाके लिखें, तो कैसे लिखेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर -2 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लें, क्या यूज कर लें बेटा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एच और आर के हायर ऑर्डर को इग्नोर करते हुए हमारे पास जी डैश का जो वैल्यू निकल के आएगा बेटा, ये निकलेगा जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये भी हमारा जी डैश इक्वेट करने का एल्टीट्यूड के केस में एक फार्मूला है, ठीक है, ये भी हमारा एक फार्मूला है, ठीक। कब, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमारा रियल फार्मूला क्या है, ये है, ये तोड़ मरोड़ करके लाया गया है, ठीक है ना, कि इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज किया, फिर इसको ऐसे चेंज किया, फिर ऐसे लिखा, फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज किया। अब बाइनोमियल थ्योरम में जो हायर ऑर्डर है एच और आर के, उसको इग्नोर कर दिया तो इतना बचा, ठीक है। तो ये इससे हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, इससे हमारा रियलिटी में क्या आता है, एग्जैक्ट आंसर हमारा निकल के आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एल्टीट्यूड के केस में ये भी हमारा फार्मूला है और ये भी हमारा फॉर्मूला है। तो अब जी की वैल्यू एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है ये आपको पता चल गया। अब हम बेटा इसी तरीके से हम बात करते हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। कैसे, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। तो अब सेकेंड हेडिंग है ड्यू टू डेप्थ, यानी कि गहराई के साथ हमारा जी कैसे चेंज होगा। अब गहराई के साथ कैसे चेंज होगा, तो इसके लिए बेटा हम आपको अर्थ बना ही देते हैं ना। देखो, इसके लिए हम अर्थ बना के ही छोड़ते हैं, ज़्यादा बढ़िया है, समझ लेंगे अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज ये हमारा अर्थ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नीला कर दिया है अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। अब समझना, अर्थ का टोटल मास हमारा कितना है बच्चों, दिस इज अर्थ। अर्थ का टोटल मास कहाँ पर सेंटर्ड होता है, यहाँ पर सेंटर्ड होता है कि नहीं, तुमने कहा यस सर यहीं पर होता है, ठीक। ध्यान से देखियो, टोटल मास कहाँ पर है, टोटल मास यहाँ पर है। क्या हमने लिखा, ME लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये रेडियस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर कोई बॉडी अगर यहाँ पर रखा है, यहाँ पर, इसका मास कितना, स्मॉल m, तो सरफेस पर है, रेडियस है दोनों के बीच में स्मॉल आर ई, तो सरफेस पर हमारा जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सरफेस पर समझना, जी की वैल्यू हमने लिखा हुआ है, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होता है सबको पता। हम लोग एक फार्मूला और पढ़े हैं कि मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस और नो, तुमने कहा यस सर। अगर हम अर्थ का जो डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर करें बच्चा, यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ठीक, यानी कि जो अर्थ का मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और अर्थ का शेप हम कैसा एज्यूम करें, अर्थ का शेप एज्यूम करें एग्जैक्टली स्फेरिकल, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल स्फेरिकल। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें, इस फार्मूले के हिसाब से, तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कि 4/3 पाई रेडियस ऑफ r के पावर 3 इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हमने कितना ले लिया है, रो। अब समझो इस बात को कि जब ये वैल्यू मास वाला हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रेडियस का स्क्वायर और ये रेडियस के पावर 3 में ये वाला इसके साथ पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल रेडियस बच जाएगा, है ना। तो यानी कि जी का वैल्यू इन टर्म ऑफ रेडियस कितना आ जाएगा, कैपिटल जी इंटू 4/3 पाई, ठीक, आर ई इंटू रो। अब इसको हम ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, ध्यान देना कि 4/3 पाई कैपिटल जी रो इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, इतना हमने कंसीडर कर लिया। ये कहाँ पर है, सरफेस ऑफ अर्थ पर है। कहाँ पर है बच्चों, सरफेस ऑफ अर्थ पर है। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा।
अब अगर मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर गड्ढा खोद दिया, अब इसके अंदर क्या खोद दिया भाई, अब हमने इसके अंदर गड्ढा खोद दिया। अब गड्ढा खोद के हम इस बॉडी को यहाँ पर ला के रख दिए। गड्ढा कितना खोदा, गड्ढा हमने खोद दिया d। तो अब ये जो डिस्टेंस हमारा बचा, अब जो हमारा डिस्टेंस बचा वो डिस्टेंस कितना बचा, यहाँ से लेके इतना ही तो बचा। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी के बराबर। तुमने कहा बिल्कुल सर। अब मान ले कि यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद हमारा जी का वैल्यू कितना हो गया, अब जी नहीं रहा, जी बदल गया, जी डैश हो गया ना। अब एक और बात समझते हैं यहीं पर कि अब बेटा अगर मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, ध्यान दियो, बहुत अच्छे से ध्यान दियो कि अब जब अर्थ हम बॉडी जब यहाँ पर था तो हम इंटायर अर्थ का मास एज्यूम किए और इंटायर मास हमने इतना लिखा, फार्मूला ये बना। जब बॉडी हमारा यहाँ पर आ गया तो अब अगर आर ई माइनस डी का रेडियस ले तो ये हमारा अर्थ का कुछ इतना ही पार्ट हमको मिलेगा। अरे ठीक है, इतना ही पार्ट मिलेगा, यानी इतना ही मटेरियल, इतना ही मास अब रिस्पॉन्सिबल होगा इस पॉइंट पर ग्रेविटी के लिए। ठीक, सपोज अब ये जो रेस्ट हमने अर्थ ले लिया, इस रेस्ट अर्थ का मास हमारा कितना है बच्चों, मान लेते हैं इस रेस्ट अर्थ का मास है एम ई डैश। तो अब इस डेप्थ वाले पॉइंट में, यानी जी एट जी इन अ डेप्थ, जी कहाँ पे, जी या ऐसे लिख लो इसको, हाँ, कि इफ जी डैश बी द acceleration due to gravity inside earth, inside d depth, inside d depth, then it will be, अब ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी, अब रेस्ट मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई रेस्ट रेडियस ऑफ आर ई माइनस डी का होल ऑफ स्क्वायर, आर ई माइनस डी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। अब मास में रेस्ट मास लेंगे एम ई डैश। अब फिर से अगर हम देखें तो एम ई डैश का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा बेटा, एम ई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा कि 4/3 पाई आर ई माइनस डी पावर 3 इंटू डेंसिटी। अगर ये वैल्यू फिर से यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमारा अब जी डैश कितना आ जाएगा, अब बेटा आ जाएगा 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी इंटू डेंसिटी रो। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से अगर इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी। ठीक, जी की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जी का वैल्यू यहाँ लिखा है 4/3 जीरो, तो ये टर्म जी की है और आर ई, और ये टर्म हमारा जी डैश का है। अब यहाँ से जब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा जी डैश क्या मिला कि जी इंटू आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। यस और नो, मिल गया, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डेप्थ के साथ फॉर्मूला मिला। किसके साथ बच्चों फार्मूला मिला, ये फार्मूला आपका मिला डेप्थ के साथ। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आर ई से डिवीजन हम लगा दें तो आ जाएगा जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, डी अपॉन आर ई। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। अब यहाँ से एक कंक्लूजन भी आपको मिलेगा, वो कंक्लूजन ये मिल जाएगा कि अगर हम ऐसा मान ले, ठीक है, कि हम अर्थ ये गड्ढा खोदते 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 अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए, यानी कि अगर हमारा डेप्थ डी की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, यानी जो डेप्थ हो हमारा, डेप्थ गहराई, दिस डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर डेप्थ की जगह रेडियस ऑफ अर्थ लिख देंगे तो आर ई माइनस आर ई, यानी अब जी डैश बराबर क्या हो गया, जी खुद ही देखो आर ई माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई। तो आर ई माइनस आर ई जीरो, यानी ये होल टर्म बन जाएगा जीरो, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई जी, तो जी डैश हमारा क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी।
तो ये बात आप हमेशा लिखेंगे कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया तो वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो बिकम्स 0, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो बिकम्स 0। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसके आगे का कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आज का लेक्चर इतना ही पे रोक देते हैं कि और इसके लिए फर्दर एक और लेक्चर नया बनाएंगे जिसमें रेस्ट ऑफ द ग्रेविटेशन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, अभी भी जी का वेरिएशन बाकी रह गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।